हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू कॉम्पिटिटिव गाइडर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 7th का सुगम विज्ञान का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है पौधों में पोषण। तो आइए हम लोग पौधों में पोषण में पढ़ेंगे कि पौधों में पोषण की क्या तरीके होती हैं, आखिर पेड़ पौधों में पोषण की क्या आवश्यकता पड़ती है, पोषण है क्या। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग कवर करने वाले आज की इस वीडियो में। तो आप सभी वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिए, तभी आपको इस चैप्टर में पूरे कंसेप्ट के साथ समझ में आएगा। और अन्यथा आपको वीडियो ऊपर ऊपर पार हो जाएगी और आपको समझ में नहीं आएगा और आपको 1-2 मिनट देखने से कुछ मिलने वाला है नहीं। तो आप प्लीज़ एक ही वीडियो को 2-3 बार देखो तो वो बढ़िया है, लेकिन आप 2-3 वीडियो को एक एक बार देखो तो आपको यहाँ पे कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं होने वाली है। तो आपको यदि अच्छे से पढ़ना है और आपको ध्यान से पढ़ना है तो प्लीज़ एक वीडियो को 2-3 बार देखो, तभी आपको समझ में आएगा। आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत अच्छे टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जिनका नाम है पौधों में पोषण। तो आखिर पौधों में पोषण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, आखिर पेड़ पौधों को पोषण की ज़रूरत क्यों होती है, उन्हें भोजन क्यों मतलब ज़रूरी होती है, कि वे तो एक जगह ही बैठे होते हैं। ऐसे तो हम लोग जनरली समझते हैं कि पेड़ पौधों में जो जान होती है वो उनको ऐसे ही मिल जाती है। तो इन चीज़ों को कैसे अच्छे से समझें, तो आज के इस वीडियो में अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो देखिए, आपने देखा होगा कि पृथ्वी पर बहुत सारे जीव जंतु हैं, ठीक है, और सभी को अपने जीवन को जीने के लिए उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है। आखिर भोजन उन्हें क्यों चाहिए होता है, तो भोजन उन्हें चाहिए शरीर की वृद्धि करने के लिए चाहिए, शरीर के जो टूटे फूटे भाग हैं उनको मरम्मत करने के लिए चाहिए, साथ में उन्हें ऊर्जा के लिए क्या चाहिए, पोषण चाहिए, भोजन चाहिए। तो इन सारे चीज़ों को करने के लिए पेड़ पौधों में या आम जीव जंतुओं में पोषण की आवश्यकता होती है। ठीक उसी प्रकार पेड़ पौधों में भी है। तो यहाँ पे हमने एक पॉइंट हाईलाइट किया है, आप इसे नोट करेंगे, ठीक है। इसमें हमने क्या लिखा है कि जीव जंतुओं द्वारा, ठीक है, ये पूरे पॉइंट को आप नोट करेंगे कि जीव जंतुओं द्वारा भोजन के रूप में पोषक तत्वों को ग्रहण करना, ठीक है, तथा उन्हें विभिन्न शारीरिक कार्यों को करने के योग्य बनाना पोषण कहलाता है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से इसको नोट करेंगे, तभी आपको पोषण समझ में आएगा। अब चलिए प्रत्येक पॉइंट को अच्छे से समझते हैं। तो इसमें देखिए, कहता है कि जीवों द्वारा भोजन के रूप में, भोजन हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग जनरली जीव जंतु हैं, जो मनुष्य की बात करें तो हम लोग चावल, दाल, सब्जी, अंडे, मांस, मछली, ये सारी चीज़ों को ग्रहण करते हैं, इन्हीं को हम लोग भोजन कहते हैं। और इन सभी जो सामग्री था या इन सभी जो भोज्य पदार्थ हैं, इनमें अनेक पोषक तत्व मिले हुए होते हैं और उनको हम लोग ग्रहण करते हैं और शरीर के विभिन्न कार्यों के लिए उसे योग्य बना देते हैं। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। तो पोषण आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे के पॉइंट में पढ़ेंगे तो पोषण की भी कुछ कैटेगराइज होता है, यानी पोषण के भी प्रकार होते हैं। अब पोषण के कौन कौन से प्रकार हैं और कौन से पोषण में क्या होता है, इनको अब हम लोग समझते हैं। तो जनरली अगर हम लोग बात करें तो जीव जंतुओं में 2 प्रकार के क्या होता है, पोषण होता है। जीव जंतु कहने का मतलब जो सजीव हैं उनमें कितने प्रकार के होता है, 2 प्रकार के होता है। एक तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा स्वपोषण और सेकंड आपको देखने को मिलेगा परपोषण। अब ये स्वपोषण क्या होता है, परपोषण क्या होता है, इन चीज़ों को अब यहाँ पे हम लोग व्याख्या करने वाले यानी डिटेल से समझने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये जो पोषण होते हैं वो कैसे होते हैं। देखिए, हम स्टेप बाय स्टेप अब यहाँ पे आपको दिखाने वाले हैं। तो स्वपोषण क्या होता है, जिसमें जो जीव होता है ना वो खुद से भोजन को ग्रहण करता है। यहाँ पे लिखा भी गया है कि इस प्रकार के पोषण में जीव कच्चे पदार्थों को वातावरण से ग्रहण कर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, जैसे कि हरे पौधे। यानी आप इसको अपनी भाषा में कैसे लिखोगे, अपने भाषा में लिखोगे कि वैसा पोषण जिसमें जीव कच्चे पदार्थों को अपने भोजन के लिए स्वयं संश्लेषित करते हैं या स्वयं बनाते हैं, उन्हें हम लोग स्वपोषण कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में जो भी पेड़ पौधे हरे होते हैं वो सभी स्वपोषण के ही उदाहरण होते हैं। तो आपको यहाँ से अच्छे से समझ में आया होगा, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आई होगी, ठीक है। अब आगे बात रहा
कि जो पेड़ पौधे कच्चे भोजन को संश्लेषित करते हैं, वातावरण से लेते हैं, तो इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? तो जो पेड़ पौधों के द्वारा जो भोजन बनाने की प्रक्रिया है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो ये भी पॉइंट आप स्टार लगा के नोट डाउन कर लेना, ठीक है। क्या नोट डाउन करोगे कि पौधों द्वारा भोजन के संश्लेषण की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ठीक है। तो आप इस चीज को भी नोट कर लेना। अब एक पॉइंट यहाँ पे आया, स्वपोषी। स्वपोषी आपसे पूछा जाएगा कि स्वपोषी किसे कहते हैं? तो स्वपोषी उसे कहेंगे जो अपना भोजन स्वयं बनाता है। स्वपोषी उसे कहते हैं जिसे अपना भोजन वो स्वयं बनाता है और वो किसी अन्य जीवों पर निर्भर नहीं होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। तो स्वपोषी भी आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गया। आप इसको वीडियो पॉज कर करके भी लिख सकते हैं कि वैसा हरे पौधे या कह सकते हैं वैसा जीव जो अपना भोजन अन्य जीवों की निर्भर से नहीं बनाता है, स्वयं अपने आप बनाता है, उसे हम लोग स्वपोषी कहते हैं। तो स्वपोषी को आप यहाँ पे डिटेल से समझ पाए होंगे। अब चलिए आगे की ओर बढ़िए और आगे हम लोग यहाँ पे बात करते हैं परपोषण को लेकर के। तो देखिए अब परपोषण किसे कहते हैं, ठीक है। अब परपोषण को बात कर लेते हैं। तो पर का मतलब ही होता है दूसरे, ठीक है, और पोषण का मतलब होता है अपना भोजन करना, यानी कि वैसा जीव, ठीक है, वैसा जीव जो अपना भोजन किसी अन्य जीवों की सहायता से या अन्य जीवों पर निर्भर होकर करता है, ऐसे पोषण को हम लोग क्या कहते हैं? परपोषण कहते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे लिखा भी गया है कि इस प्रकार के पोषण में जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते हैं बल्कि अन्य जीवों से भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे कि सभी जंतु कहने का मतलब हम लोग जीव जंतु जिनमें पालतू जानवर हो गए, फिर जंगली जानवर हो गए, कीड़े मकोड़े हो गए, ये सभी जो हैं ये सभी परपोषण के ही उदाहरण हैं। कवक भी यहाँ पे दिया गया, देखिए कवक की भी बात किया गया है। कुछ पुष्पी पौधे हैं वो भी परपोषण के ही उदाहरण हैं, ठीक है। अब कुछ पुष्पी पौधे कहने का मतलब हम लोग इसके बारे में डिटेल से आगे बात करने वाले हैं, तो आप सभी इसके बारे में चिंता नहीं कीजिए। आप वीडियो सिर्फ शुरू से लेकर अंत तक देखिए, तभी आपको ये पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब आगे की ओर बढ़िए तो कहता है कि ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? परपोषी कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? परपोषी। तो आप लोग इसको अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं कि वैसे जीव जो अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर करते हैं, वैसे जीव को हम लोग परपोषी जीव कहते हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आप समझ गए होंगे। अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और आगे जो हम लोग देखने वाले हैं वो ये देखेंगे कि आखिर पेड़ पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है वो हरे पत्ते में ही क्यों होती है, या हरे पत्ते के अलावे और भी कोई ऐसे पत्ते हैं जिनमें प्रकाश संश्लेषण होती है? आपके मन में भी ये प्रश्न उठ रहा होगा कि सर सिर्फ हरे पत्ते में ही क्यों होते हैं, क्या नीले जिनके पत्ते होंगे, लाल पत्ते होंगे, उनमें क्या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी? तो भैया बिल्कुल होगी, उनके लिए हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए ऊपर के पॉइंट में हमने लिखा है कि हरी पत्तियों पौधों के भोजन उत्पादन का कारखाना कहलाती है, यानी जो हरी पत्ती होती है वो भोजन उत्पादन का कारखाना पेड़ पौधों के लिए कहलाती है। क्यों कहलाती है? क्योंकि हरे पौधे की पत्तियां में एक विशेष प्रकार की रचना पाई जाती है जिन्हें हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं ना वो हरे रंग के होते हैं। क्लोरोप्लास्ट कैसे रंग के होते हैं? तो वो हरे रंग के होते हैं, और हरे रंग के होने के कारण इसमें एक वर्णक पाया जाता है जिसे क्या कहा जाता है? क्लोरोफिल कहा जाता है। हरे रंग का वर्णक जो पाया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। और क्लोरोफिल का क्या कार्य है? ये पौधों से, ये जो हरे पौधे हैं वो सूर्य के प्रकाश में पत्तियों की उपस्थिति में क्लोरोफिल द्वारा क्या करता है? जल एवं वातावरण को ग्रहण करता है, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है और अपना भोजन बनाता है। और भोजन में क्या बनाता है? तो ये भोजन में कार्बोहाइड्रेट बनाता है, ठीक है। भोजन में क्या बनाता है? देखिए यहाँ पे
कार्बोहाइड्रेट को ये बनाता है। और ये जो प्रक्रिया होती है वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है, और सूर्य के प्रकाश में के उपस्थिति में होने के कारण यह जो क्रिया कहलाता है उसे हम लोग प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो देखिए पूरे लॉजिक को आप समझिए कि पेड़ पौधा में जो पत्तियां हैं वो भोजन बनाने की कारखाना मानी जाती हैं। उनमें एक हरे रंग का वर्णक पाया जाता है जिसे हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं, और क्लोरोफिल जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक में पाया जाता है। पेड़ पौधे क्या करते हैं, सूर्य की प्रकाश में ये पत्तियों में जो उपस्थित क्लोरोफिल है और क्लोरोफिल है उसके द्वारा जल एवं वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को ये अपने ओर आकर्षित करता है, यानी अपने ओर ये संश्लेषित करता है। और संश्लेषित करने के बाद ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ साथ ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट नामक भोजन बनाता है पेड़ पौधों के लिए। ठीक है, और पेड़ पौधों के लिए ये जो भोजन बनाया जाता है वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बनाया जाता है, और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बनाए जाने के कारण इसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण। तो ये जो भी हाईलाइटेड पॉइंट है उनको आप ध्यान से देखिए और उनमें से आप अपने लिए शॉर्ट नोट्स भी तैयार कीजिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पे देखते हैं। तो आगे हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट किया है जिनमें आप देख सकते हैं ये आपका प्रकाश संश्लेषण की पूर्ण प्रक्रिया है, यानी समीकरण के रूप में। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि CO2 और H2O यानी CO2 यानी कहने का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और जल जब आपस में सूर्य की प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्रिया करते हैं तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है, साथ में ऑक्सीजन गैस का निर्माण करता है और साथ में जल का भी निर्माण करता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि पेड़ पौधे जब अपना भोजन बनाते हैं तो भोजन बनाने के उपरांत ये कार्बन डाइऑक्साइड हम सब के द्वारा जो छोड़ा जाता है गैस, इसको क्या करता है, वो आकर्षित करता है, और आकर्षित करने के बाद ये ऑक्सीजन गैस को बाहर छोड़ता है। कौन से गैस को छोड़ता है, ऑक्सीजन गैस को छोड़ता है, और साथ में ये जल को भी वाष्प के रूप में बाहर निकालता है। ठीक है, जल को भी वाष्प के रूप में बाहर निकालता है जो पुनः वायुमंडल में चले जाते हैं। और आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि जितने बड़ा पेड़ होगा यानी जो जितना विशाल पेड़ होगा वो उतना ही ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा और उतना ही ज़्यादा वो ऑक्सीजन गैस को छोड़ेगा जो हम लोगों के लिए उपयोगी होगा, और वो उतना ही क्या करेगा, जल को भी अपने अंदर से निष्कासित करेगा जो वायुमंडल में जाकर के मिल जाएगा और फिर से वो जल के रूप में पृथ्वी पर वर्षा के साथ गिर जाएगा। तो ये सारे प्रक्रिया होते हैं पेड़ पौधों में भोजन बनाने की। ठीक है, तो आप अच्छा से समझ पाए होंगे। आगे यहाँ पे कुछ पॉइंट्स और भी हैं जिनमें आपको एक पॉइंट देखने को मिलेगा, स्टोमाटा। स्टोमाटा क्या है, ठीक है, अब स्टोमाटा क्या है, तो स्टोमाटा एक ऐसा चीज़ है जिसमें आपको समझ में आएगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से बाहर निकलते हैं या अंदर जाते हैं, ये किन के द्वारा होते हैं, तो ये जो क्रिया होती है वो स्टोमाटा के द्वारा ही होती है। ठीक है, किसके द्वारा होती है, तो ये स्टोमाटा के द्वारा ही संभव होती है। अब स्टोमाटा क्या है, तो ये एक छिद्र होता है, छोटा छोटा छिद्र होता है जो पेड़ पौधों के पत्तियां में निचली सतह पर पाई जाती हैं। ठीक है, अब निचली सतह क्या होता है, तो आपने क्या देखा होगा कि कोई कोई पेड़ की जो पत्ती है वो जाली जाली टाइप के सड़ जाने के बाद हो जाती हैं, तो वो जो जाली जाली जो छिद्र होती हैं उन्हीं में आपको क्या देखने को मिलेगा, स्टोमाटा। उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोमाटा। यहाँ पे एक फिगर दिया गया पेड़ के पत्ती को जिसमें ये दिखाया गया है कि ये मिट्टी से कैसे ये खनिज लवण को अवशोषित कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे सूर्य के प्रकाश को दिखाया गया है जिसमें ये आपको बताया गया है कि सूर्य के प्रकाश मिट्टी से अवशोषित करता है जल को, क्लोरोफिल ये पेड़ पौधों में ही होते हैं, और उसके बाद ये दो चीज़ का निर्माण करता है, एक तो ग्लूकोज का निर्माण करता है और एक ऑक्सीजन का। और ये ऑक्सीजन क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है,
और जो CO2 लेता है वो क्लोरोफिल क्या करता है, वायुमंडल से लेता है। तो ये सारे प्रक्रिया को इस चित्र में समझाया गया है। तो उम्मीद करते हैं आपको भी समझ में आ गया होगा। चलते हैं अब आगे के टॉपिक्स में। आगे के टॉपिक में हम लोगों को यहाँ पे देखना है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन ऐसे 4 चीज़ें जिनकी आवश्यकता पेड़ पौधों को होती हैं। तो हमने यहाँ पे देखा है कि इनके जो 4 मूल कारक हैं, एक तो इनमें क्लोरोफिल है, सूरज के प्रकाश है, जल है और कार्बन डाइऑक्साइड है। ये 4 चीज़ यदि हरे पेड़ पौधों को मिल जाते हैं तो वो अपना भोजन कर लेता है, और भोजन की करने की जो प्रक्रिया है वो प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। यानी प्रकाश संश्लेषण की पूर्ण क्रिया पेड़ पौधे इन्हीं 4 कारकों के द्वारा संपन्न कर देती हैं, यानी समाप्त कर देती हैं, जिनमें क्लोरोफिल हो गया, सूरज का प्रकाश हो गया, जल हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत आ रही हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, हम आपका जवाब देने के लिए रेडी हैं। ठीक है, आगे की ओर बढ़िए। तो इसी में कहता है कि यदि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया न हो, जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया है यदि वो नहीं हो तो हमारा जो पृथ्वी पर पौधे हैं वो बिल्कुल नहीं रहेंगे। समस्त पृथ्वी पर से जीव नष्ट हो जाएंगे। क्यों नष्ट हो जाएंगे? क्योंकि सभी जो जीव जंतु हैं, हम आप सभी किसी न किसी रूप से हम लोग हरे पेड़ पौधे पर ही निर्भर होते हैं। यदि हम लोग गेहूं की बात करें तो भी हरा पेड़ पौधा से ही उत्पन्न होता है, चावल की बात करें तो वो भी हरे पेड़ पौधे से ही उत्पन्न होता है। यदि हरे पेड़ पौधे ना रहेंगे तो हम लोगों की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो सकती है। ज़्यादा क्या, हम लोग बच नहीं सकते हैं। और हरे पेड़ पौधे के द्वारा जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है उसमें ऑक्सीजन गैस तो बाहर निकलती ही निकलती है, जो हम लोगों के लिए क्या है, एक वरदान है। यानी हम लोगों के जीने का वो एक पेट्रोल है। और यहाँ पे देखिए लिखा है कि भोजन के अतिरिक्त श्वसन के लिए ऑक्सीजन का उत्पादन भी हरे पौधों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में ही होती है। तो आपको ये चीज़ को भी ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे कुछ करने के लिए आपको बताया है, जिसमें ये बताया है कि क्या प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है या नहीं है। तो इसकी प्रक्रिया आप खुद से कर सकते हैं। इसमें आपको ये पूरे लंबे चौड़े यहाँ पे राम कहानी के तौर पे आपको दिया गया है। हम यहाँ पे आपको शॉर्ट में बताते हैं। क्या आपको बताते हैं कि एक आप हरे पेड़ पौधे लीजिए और एक आप दूसरे रंग के पौधे को लीजिए, ठीक है, और उसमें से एक को आप क्या कर दीजिए, सूरज के प्रकाश में रखिए, यानी रोशनी में रखिए, और एक को आप सूरज के प्रकाश में मत रखिए। आप दोनों में क्या देखेंगे, कुछ डिफरेंस देखेंगे कुछ समय के बाद। एक में आप देखेंगे, कुछ समय नहीं, कुछ दिन कह सकते हो, कुछ दिन के बाद देखोगे कि जो जिसमें सूरज का प्रकाश आ रहा है उसका जो पेड़ है वो हरा ही हरा है, यानी वो अपना काम आगे की ओर कर रहा है, यानी अपना वृद्धि कर रहा है। लेकिन जिसमें सूरज का प्रकाश नहीं जा रहा था उसमें हमने क्या देखा कि वो सूख गया या वो जीवित नहीं है। तो इससे स्पष्ट होता है कि प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है, साथ में सूरज की प्रकाश की भी आवश्यकता होती है। जैसे कि यहाँ पे आपको 2 पत्ती को लेकर के दिखाया गया है, ठीक है। एक पत्ती को यहाँ पे क्या किया जाए, क्लोरिस का पत्ता लिया गया है, एक को अल्कोहल में उबाल दिया गया है और एक को आयोडीन के घोल में डाल दिया गया है। पत्ती का हरा भाग गाढ़े नीले में परिवर्तित हो जा रहा है जब उसे डाला जा रहा है। तो ये सारी चीज़ को आप खुद से पढ़िए, इससे आपको सिर्फ समझदारी होगी, आपके एग्जाम में कुछ पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर बढ़ने के लिए कहा गया है कि बिना क्लोरोफिल के प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न नहीं होगी, इसलिए क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत जरूरी पदार्थ है या बहुत उपयोगी तत्व है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। आगे की ओर बढ़ेंगे तो कहता है कि हरे रंग के अतिरिक्त अन्य रंगों के पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। आपको ध्यान रखना है, जो हरे रंग है सिर्फ उसमें ही प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, और अन्य रंग के पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होता है। जैसे कि लाल रंग के हो गया, भूरे रंग का हो गया, या अन्य रंगों के जो वर्णक हैं उनमें हरे रंग के क्लोरोफिल जो वर्णक होते हैं वो ऊपर से पाए जाते हैं। जैसे कहने का मतलब ये आपका पत्ती है, ठीक है, ये आपका पत्तियां हैं यहाँ पे मान लो,
ठीक है, ये आपको पत्ती दिख रहा है ना, तो इसके ऊपर जो पतली पतली जो परत होगी इसमें आपका क्या पाया जाएगा, क्लोरोफिल पाया जाएगा। ठीक है, क्लोरोफिल यहाँ पे पाया जाएगा। लेकिन अगर ये पत्तियां लाल हो, पीला हो, हरा हो या गुलाबी हो, इन सभी में ये जो क्लोरोफिल की वर्णक होती है ये परत के रूप में पाई जाती है। लेकिन जो हरे पत्ती होती हैं इनमें पूरे पत्ती में, ठीक है, पूरे पत्तों में ये पाई जाती है। लेकिन ये जो लाल पीला हरे रंग के, लाल पीला गुलाबी, ये सभी जो पत्ते हैं इनमें जो क्लोरोफिल है ये इनकी ऊपरी सतह पर परत के रूप में पाई जाती है। और इनके जब क्लोरोफिल पाया जाता है तो इनके ही वजह से वो क्या करते हैं, अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा बना लेते हैं और वो क्या होते हैं, जीवित होते हैं। और इसका एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं खुद से, कैसे? तो आपने देखा होगा कि नदी में या नहर में या कुआं के किनारे आप देखे होंगे, या कुआं में या जल में, ठीक है, जनरली जल में देखे होंगे कि हरे हरे शैवाल पाए जाते हैं। ये शैवाल कहाँ से जीवित होते हैं? आखिर इनमें क्या ऐसा चीज होता है जो ये जीवित होते हैं? तो यही चीज है, ठीक है, यही चीज है कि इनके जो ऊपरी सतह है ना उस पे ही क्लोरोफिल पाया जाता है। तो आप इसको अच्छे से समझ पाए होंगे। चलिए आगे की ओर बढ़िए। तो अगला जो हम लोगों को उपयोगी चीज है वो ये बताया गया है कि पौधों द्वारा कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त और अन्य आवश्यक प्रकाश संश्लेषण पोषक तत्व हैं जो प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोगी होते हैं, जैसे प्रोटीन का संश्लेषण, नाइट्रोजन का संश्लेषण और ऐसे भी चीज़ें जिनको पेड़ पौधों के लिए उपयोगी माना जाता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप देख सकते हैं। जैसे नाइट्रोजन की हम बात करें तो नाइट्रोजन पेड़ पौधों को कहाँ से मिलती है? तो नाइट्रोजन पेड़ पौधों को मिट्टी से मिलती है, बाहरी वातावरण से मिलती है। ठीक है, कहाँ से मिलती है? बाहरी वातावरण से मिलती है। अब ये जो पेड़ पौधे हैं वो नाइट्रोजन को मिट्टी के साथ क्या करते हैं, जल से, ठीक है, मिट्टी से जल के साथ क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं नाइट्रोजन को, यानी अपने अंदर खींच लेते हैं। और इस प्रकार पौधों में अन्य जो पोषक तत्व हैं जैसे प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, के लिए मूल जो आवश्यक तत्व प्राप्त कर लेता है वो कहाँ से? मिट्टी से। मिट्टी से जड़ क्या करता है, अवशोषित कर लेता है खनिज तत्वों को और अपने अंदर वो खींच लेता है, और खींचने के बाद वो क्या करता है, अपने जीवन को वो साकार कर लेता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे और भी आप देख सकते हैं कि जो किसान लोग होते हैं वो मिट्टी को क्या करते हैं, छिड़काव कर, मिट्टी में नाइट्रोजन का छिड़काव करते हैं। नाइट्रोजन करने का मतलब आपका जो यूरिया है ना, यूरिया खाद, इसका छिड़काव करते हैं। और यूरिया में आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसके वजह से मिट्टी को क्या होता है, नाइट्रोजन बाहरी वातावरण से भी मिल जाता है। लेकिन यदि आपको इन चीज़ों पे ध्यान रखना है तो आप समझ सकते हैं कि बाहरी जो नाइट्रोजन की जो प्रक्रिया होती है, यानी जो किसान लोग छींटते हैं, उसमें क्या देखा जाता है कि मिट्टी की जो उर्वरता है वो समाप्त हो जाती है। यानी ज़्यादा खाद डालने से जो खेत की जो उर्वरता है वो धीरे धीरे क्या होती है, समाप्त हो जाती है। इसलिए हम लोग उर्वरक का उपयोग कम करके अपने उपज को अधिक बढ़ाएंगे, यानी हम लोग प्राकृतिक प्रक्रिया से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करेंगे। और इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि जो दलहनी पौधे होते हैं उसके जड़ में, ठीक है, उसके जड़ में क्या होता है, एक बैक्टीरिया पाया जाता है जो क्या करता है, वो नाइट्रोजन का मिट्टी से स्थिरीकरण करता है। और उसका नाम आपको हम यहाँ पे बता दें तो उसका नाम है राइजोबियम। ठीक है, राइजोबियम, राइजोबियम। ठीक है, ये राइजोबियम क्या करता है, पेड़ पौधों को, जो दलहनी पौधे हैं उनके जड़ में ये अवस्थित होते हैं और उनसे नाइट्रोजन को क्या कर देता है, स्थिरीकरण कर देता है। तो उम्मीद है ये चीज़ भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे बात करेंगे कि परपोषी जो पौधे होते हैं वो भी उनके अलग अलग प्रकार होते हैं, जिनमें एक प्रकार आपको देखने को मिल जाएगा मृतपोषी, मृतजीवी पोषण। अब यहाँ पे मृतजीवी पोषण क्या है? तो मृतजीवी पोषण वैसा पोषण होता है जिसमें जो जीव होता है ना वो सड़े गले पेड़ पौधों या मृत जंतुओं के सड़ रहे शरीर से अपना भोजन को अवशोषित कर लेता है। और ऐसे जीव को हम लोग क्या कहते हैं,
मृतजीवी पोषण। ऐसे जो पोषण होंगे, ऐसे पोषण को हम लोग क्या कहेंगे, मृतजीवी पोषण। जैसे कि हम यहाँ पे बात कर लें तो मृतजीवी में कवक है, ठीक है, फफूंद है, कुकुरमुत्ता है, मशरूम है, ये सभी जो उदाहरण है ना वो मृतजीवी के ही उदाहरण है। तो आप मृतजीवी को भी अच्छे से समझ पाए होंगे कि वैसा जीव या वैसा पोषण जिसमें भोजन स्वयं तैयार न करके सड़े गले पौधों या मृत जंतुओं के सड़ रहे शरीर से भोजन अवशोषित किया जाता है, ऐसे पोषण को मृतजीवी पोषण कहा जाता है। एग्जाम्पल के रूप में फफूंद है, कुकुरमुत्ता है या मशरूम है, ये सभी इन्हीं के उदाहरण हैं। चलते हैं आगे के पॉइंट्स में। अगला जो हम लोग पॉइंट्स देखेंगे वो अब यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं परजीवी पोषण को। परजीवी पोषण क्या होता है? तो परजीवी पोषण देखो, इसको तोड़ोगे तो पर प्लस जीवी, पर प्लस जीवी, यानी पर कहने का मतलब यहाँ पे दूसरे से होगा और जीवी के मतलब क्या होगा, जीना होगा, ठीक है। यानी कि वैसा पोषण जिसमें जीव, वैसा पोषण जिसमें जीव जीवित प्राणी के शरीर से, कोई जीवित प्राणी है उसके शरीर से क्या कर लेता है, ये भोजन को संश्लेषित कर लेता है, तो ऐसे जो पोषण है उनको हम लोग परजीवी पोषण कहा लेते हैं। उसे क्या कहेंगे, परजीवी पोषण कहलाते हैं, ठीक है। तो आप इसको भी नोट डाउन कर लेंगे कि वैसा पोषण जिसमें जीव अन्य जीवित प्राणी के शरीर से, अन्य जीवित प्राणी के शरीर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, परजीवी पोषण कहते हैं। और जो परजीवी भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें हम लोग पोषी कहते हैं, ठीक है। परजीवी जो होता है ना, जिस जीव से अपना भोजन को प्राप्त कर लेता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पोषी कहते हैं। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे जो बात करने वाले हैं, इसका उदाहरण अगर हम लोग बात कर ले परजीवी की, तो परजीवी का सबसे बहुत अच्छा उदाहरण है अमरबेल, जिसको कहीं कहीं अमर लत्ता भी बोला जाता है, ठीक है। तो अमरलत्ता को आपने देखा होगा। और अमरलत्ता क्या करता है, जिस पेड़ या पौधे पर ये छा जाता है उस पेड़ को अपना शिकार बना लेता है, और शिकार बनाने के साथ साथ उसका क्या कर लेता है, पूरे जीवन को समाप्त कर देता है और अपने जीवन को ये बढ़ावा दे देता है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट, अगला जो बात करने वाले हैं वो कीटहारी को लेकर के बात करने वाले हैं। तो आइए अब कीटहारी को समझ लेते हैं। तो कीटहारी क्या होता है, वैसा जीव जो कीटों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, वैसा जीव जो कीटों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, वैसे जो जीव हैं उन्हें हम लोग कीटहारी जीव कहते हैं या कीटहारी कहते हैं। और पौधों में ऐसे जो श्रेष्ठ उदाहरण है उसमें आप देख सकते हैं घटपर्णी को, ठीक है। पौधों में इसका श्रेष्ठ उदाहरण आप देख सकते हैं घटपर्णी को, कलश पौधे को या निपथेंज को, ठीक है। ये सभी क्या करते हैं, इनके जो पत्र होते हैं, यानी पत्र कहने का मतलब इनके जो पत्ता होते हैं वो बहुत ही आश्चर्यजनक रंग के होते हैं, यानी बहुत ही लाल पीले हरे होते हैं। और इनके कारण जो कीट हैं इनके पत्ते पर जाते हैं और इसके साथ वो अंदर चले जाते हैं, ठीक है, कलश के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। और जैसे ही वो कलश के अंदर प्रवेश करते हैं, यानी उसके अंदर चले जाते हैं, तो ऊपर से इसका ढक्कन जो है वो स्वतः बंद हो जाता है। और जब ये स्वतः बंद हो जाएगा तो उसके अंदर से चारों तरफ, यानी जो घटपर्णी उसके अंदर से चारों तरफ से क्या निकलना स्टार्ट हो जाता है, तो पाचक रस। और ये पाचक रस क्या करता है, उस जो भोजन है यानी जो कीट है उसका वो पाचन करना स्टार्ट कर देता है। और इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं और भी हैं, जिनमें आपको डोसेरा भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसमें और एग्जाम्पल आपको क्या देखने को मिल जाएगा, डोसेरा, देखिए यहाँ पे हमने हाईलाइट भी किया है, ये डोसेरा है, ठीक है। ब्लैडर वट है, ठीक है, ब्लैडर वट है। ये सभी कीटभक्षिका या कीटहारी के ही उदाहरण हैं। अब एक और यहाँ पे बचा है जिसका नाम है परजीवी पोषण। तो आइए अब हम लोग परजीवी पोषण की ओर बढ़ते हैं। परजीवी पोषण क्या कहता है यहाँ पे, यह एक विशेष प्रकार का पोषण है जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के दो जीव पोषण के लिए एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। यानी कि ये ऐसा पोषण होता है जिसमें दो जीव एक दूसरे के बिना अपना पोषण नहीं कर पाते हैं, ठीक है। यदि
दोनों आपस में संयोग करेंगे तभी अपने पोषण को बढ़ाएंगे, और ऐसे पोषण को हम लोग क्या कहते हैं, सहजीवी पोषण। और इसका उदाहरण आप देख सकते हैं किसको, लाइकेन को। लाइकेन क्या है, स्वपोषी शैवाल है तथा मृतजीवी कवक के साथ क्या करता है, ये रहता है। किसके साथ रहता है लाइकेन, तो मृतजीवी कवक के साथ रहता है। अब यहाँ पे लाइकेन क्या करता है, लाइकेन साधारणतः वृक्षों के तनों पर या पुराने नमी युक्त दीवारों पर ही क्या होता है, चिपका हुआ रहता है या उगा हुआ होता है। कवक इनसे स्थित शैवाल से क्या कर लेता है, भोजन को प्राप्त कर लेता है तथा शैवाल कवकों से आवश्यक जो नमी है उससे वो क्या कर लेता है, अपने खनिज के रूप में प्राप्त कर लेता है। और इस प्रकार दोनों कवकों को एक दूसरे का लाभ पहुंच जाता है, यानी दोनों एक दूसरे के बिना नहीं जीवित रह सकते या उनका पोषण नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें हम लोग देखेंगे कि मिट्टी में पोषक तत्वों की पूर्ण पूर्ति कैसे करें, यानी उनकी जो कमी है उसको हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पेड़ पौधों को आवश्यक खनिज पोषक तत्वों में नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा उपयोगी है। ठीक है, क्या बहुत ज़्यादा उपयोगी है, नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा उपयोगी है। और इसकी जब मात्रा घट जाती है तो इसका सीधा जो असर है वो पौधे की वृद्धि में, उनके स्वास्थ्य पर पड़ जाता है, जिसके कारण उनकी बढ़ोतरी नहीं होती है, उनमें वृद्धि नहीं होती है, अच्छे फसल हो नहीं पाते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए पोषक तत्वों को पूर्ण स्थापना कर सकते हैं प्राकृतिक विधि से भी और मानवीय विधि से, या कह सकते हैं कृत्रिम विधि से भी। अब प्राकृतिक विधि से कैसे कर सकते हैं, तो हम लोग फसलों को अदल बदल करके उगा सकते हैं। जैसे एक बार गन्ना की खेती करें तो अगली बार उसमें हम गेहूं की खेती करें। ठीक है, अगर ऐसे प्रक्रिया चलते रहेगी तो उसमें पोषक तत्वों की कमी नहीं होगी, और अगर ये प्रक्रिया नहीं हुई तो यहाँ पे उनकी कमी आपको दिखेगी ही, सीधा उनके स्वास्थ्य पर पड़ेगा, सीधा उनके असर में यहाँ पे दिखने लगेगा। अब यहाँ पे जब असर दिखने लगेगा तो क्या होगा, अब सोच के बताओ, जब असर दिखने लगेगा तो क्या होगा, जाहिर सी बात है आपका फसल बर्बाद हो जाएगा, और जब फसल बर्बाद होगा तो आप जीवित नहीं रह पाएंगे। तो इसके लिए सबसे फर्स्ट जो पॉइंट है वो होता है नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन की जो आवश्यकता है ये अत्यधिक मात्रा में होती है पेड़ पौधों को, और इसकी उपस्थिति हम लोग क्या कर सकते हैं, गैसीय तरीके से कर सकते हैं। और गैसीय तरीके से करने के लिए आपको जीवों की आवश्यकता होती है, और जीव में कौन से जीव की आवश्यकता होती है, तो ये राइजोबियम। यदि राइजोबियम होगी तभी ये प्रक्रिया संभव है। ठीक है, तो एक तो प्रक्रिया प्राकृतिक में ये आपको देखने को मिला कि ये राइजोबियम है, ये पौधों में क्या करता है, जो नाइट्रोजन की प्रक्रिया है उसको ये पूरा कर देता है। और भी बैक्टीरिया हैं जो मिट्टी में नाइट्रोजन की स्थिरीकरण करने में सहायक होते हैं। राइजोबियम क्या करता है, ये दलहन जैसे मटर, अरहर, चना, मूंग दाल, ये सभी में क्या होते हैं, इनके जड़ों में पाए जाते हैं। और राइजोबियम क्या करता है, फलीदार पौधों में आश्रय प्रदान करता है और वो नाइट्रोजन की आपूर्ति में सहायता प्रदान कर देता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमने प्राकृतिक चीज़ों को समझा। अब यहाँ पे आइए मानवीय चीज़ों को समझते हैं। मानवीयों में हम लोग क्या देखेंगे कि हम लोग प्राकृतिक विधि के अतिरिक्त मिट्टी में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस तथा अन्य तत्वों की जो आपूर्ति होती है उनको हम लोग पूर्ति करते हैं। और ये जो होते हैं वो उर्वरक के रूप में होते हैं। और किसान को आपने देखा ही होगा कि अपने खेत में समय समय पर वो उर्वरक डालते रहता होगा। लेकिन मिट्टी में यदि उर्वरक ज़्यादा डाल दिया जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें पोषक तत्वों की और ज़्यादा के साथ साथ ये जो मिट्टी है वो बंजर बनता जाएगा। इसलिए किसान इसे अच्छे तरीके से उपयोग में लाए, तभी अपना जो ज़मीन है या अपनी जो भूमि है या जहाँ पे वो खेती करता है उसको उपजाऊ बना सकता है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे कवर कर लिया। अब यहाँ पे कुछ और भी पॉइंट्स हैं जिनको आपको शॉर्ट तरीके से देख लेने हैं, तो ये खुद से भी देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ खास है नहीं। जितना हमने समझाया वो सारे चीज़ ही यहाँ पे आपको अवेलेबल है। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो, प्लीज़ यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।